Hello students, welcome to Blossom Online Education. Okay, in this lecture, you have to read about first of all factor का definition जो कि already आप लोगों को clear है, फिर भी मैं आपको repeat करा देता हूँ. हम लोग यहाँ पे polynomial की बात करें तो हम लोग polynomial से ही समझेंगे factor क्या होता है. Okay, एक polynomial है p of x है ना. A polynomial p of x is called factor of q of x. p of x को q of x का factor तब बोलेंगे जब p ऑफ x क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा q ऑफ x एग्जैक्टली. समझ में आया? बिल्कुल. ओके, सो ये उसका फैक्टर होने की कंडीशन होगी. हमने फैक्टर पढ़ लिया क्या होता है. अब हम लोग को क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन. ओके, फैक्टराइजेशन क्या होगा, टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट of the given polynomial such that no such a factor has a factor of lower degree is called factorization. Okay, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ. ये 4 है. अब मुझे क्या करना है, 4 को बताना है, उसका फैक्टराइजेशन करना है. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे इसे इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना होगा, जैसे 2 × 2 है ना. ये एक तरीका हो गया है ना. अब यहाँ पे एक और उसने कंडीशन बोली है कि जब आप पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे ना, तो आप याद रखना जो गिवन पॉलिनोमियल है और जो उनके फैक्टर्स आए हैं उनकी डिग्री उससे कम ही होगी, है ना. इससे यहाँ पे मैं इसे 4 × 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी मान लो ये 4 और ये 4 हो गए ना इक्वल. अभी आपको इससे हो सकता है वो पॉइंट क्लियर नहीं हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप यही ध्यान में रखो. देखो यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, इससे छोटे हैं. यहाँ पे ये नंबर तो इसके इक्वल आ गया ना. तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे ना किसकी, फैक्टराइजेशन की, तो इसमें जो फैक्टर्स आएंगे वो उनकी डिग्री जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से कम ही होगी. ओके, तो उन्होंने एक एग्जांपल लिया है, x² - 16 दैट इज इक्वल टू 0. अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है. देखो आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उनके बेसिस पे भी फैक्टराइज हो जाएगा. यहाँ पे हमने देखा a² - b² लग रहा है. ओके, तो इसका रिजल्ट आपको पता ही होगा, a + b a - b. तो हमने इसमें लगा दिया a, है ना, a + b और a - b. क्लियर हो गया. इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर दिया. अब देखो ये दो हैं इसके फैक्टर, दो फैक्टर हैं. अब देखो जब मैंने आपको अभी ये बताया था कि आप किसी भी जो पॉलिनोमियल है उसे देख के बता सकते हो उसके कितने आंसर्स होंगे, मतलब कितने रूट्स होंगे. तो देखो ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 2. तो जाहिर सी बात है इसके कितने आंसर होंगे, 2 आंसर. मतलब x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएगी. तो देखो एक x की वैल्यू ये आ रही है, x+4. अब x+4 से यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा -4. समझ में आए. और एक वैल्यू क्या आ रही है, x-4. तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 4 आएगी. क्लियर है. देखो x की दो वैल्यू आई, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू. समझ में आया. तो इसके दो आंसर भी आपको समझ में आए. अब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन देखा कि फैक्टराइजेशन करने के एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि अगर वो किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है तो सिंपली उसे आइडेंटिटी के बेसिस पे आप फैक्टर्स में लिख दो. ओके, अब जो इसके मेथड्स हैं, है ना, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स. जो जो उसमें कॉमन है वो सब चीज़ें ले लो तो आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा. जैसे यहाँ पर एक नंबर लिया है a b b c a x + c x. तो देखो मैंने इन दोनों में कुछ कॉमन ऑब्जर्व किया, इन दोनों में कुछ कॉमन ऑब्जर्व किया. तो इन दोनों से मैंने कॉमन क्या ले लिया, b. तो बचा क्या, a c. प्लस इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a + c. मैं देखा इसके पास भी ए सी है, इसके पास भी ए सी, दोनों से ए सी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, b + x. क्लियर है. दिस इज हाउ यू कैन फैक्टराइज, है ना, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर. ओके, समझ में आया. दूसरा मेथड
जो कि हम लोग को एक्चुअल में सीखना है, मतलब ये मेथड ज़्यादा यूज़ होगा, दैट इज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक ट्राई पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक होगा और ट्राइनोमियल होगा, मतलब वो उसकी जो डिग्री है वो 2 होगी और इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट मतलब मिडिल टर्म को हम लोग बांट देंगे। अब वो किस बेसिस पे बांटना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बांटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो कॉमन ले लेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूल समझो कि कैसे बांटना है, वो ध्यान में रखना। यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन ऐसे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी को क्या किया है, ऐसे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि ये जो बीच वाला टर्म है बी सी को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे पार्ट में बांटना है कि उन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करूँ, है ना, ऐड करूँ तो वापस क्या बन जाए, बी सी ही बन जाए। ओके, बी सी को 2 नंबर में बांटना है, मान लो वो हो गया पी और क्यू। ओके, तो जब मैं पी और क्यू को क्या करूं, ऐड करूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब मैं पी प्लस क्यू को ऐड करूं तो वापस मुझे क्या मिल जाए, बी सी मिल जाए। लेकिन जब मैं पी और क्यू का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए सी। सी मतलब ये वाला टर्म, समझ में आ रहा है, ये याद रखना। एक बार फिर से मैं क्लियर करा देता हूँ। जब P और Q को मैं ऐड करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, है ना, मतलब बीच वाला टर्म बी सी। और जब वही P और Q को, मतलब जो आपने बी सी को स्प्लिट किया ना 2 नंबर में, जब P और Q को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये थर्ड वाला टर्म मिलना चाहिए। थर्ड वाला टर्म बेसिकली कैसे आएगा, थर्ड वाला टर्म ना बोल के आप इसको ऐसा बोल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट मिलेगा, इन दोनों टर्म का। देखो कैसे, अगेन समझो, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी, इसको आपने स्प्लिट किया पी और क्यू में, तो जब पी प्लस क्यू आप करोगे तो आपको बी सी ही मिलना चाहिए वापस। और जब पी इंटू क्यू करोगे ना तो आपको ये जो एक्स है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या अभी 1 है ना, तो इस एक्स का कोएफिशिएंट इंटू सी ये मिलना चाहिए। क्लियर है, मतलब ये और इसका प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे तो अभी कुछ है नहीं, तो आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा अभी जब आगे जाएंगे ना, जब एक एग्जांपल लेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं। अब इसका आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बिफोर वी मूव अहेड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको इसमें क्या सॉल्व करना है, बताना है कि x+1 किसका किसका फैक्टर है, डिटरमाइन करना है कि कौन से पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर है। तो बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। कैसे, आपको फैक्टर, हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, जो कि आप ऐसे ही निकाल दोगे, x = -1, इसको 0 के इक्वेट करना, ये आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, -1, तो मान लो ये सब पी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ -1 निकालना इस पे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, फिर इस पे निकालना, इस पे निकालना, इस पे निकालना, जिसका आ रहा है वो ऐसे बता देना, जिसका नहीं आ रहा है उसका कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सेम चीज़ करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना और बताना है कि जी ऑफ एक्स क्या है, इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब इसमें आपको इससे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपको आंसर को मैच करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर थ्योरम में वही आप इसको डिवाइड करना, जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ना, उससे आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना तो फैक्टर थ्योरम हो जाएगा। और फिर सेकंड टाइम आप चाहो तो रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व करके देख सकते हो, है ना, दोनों का आंसर मैच कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम आपको क्विकली बता देगा, तो उस बेसिस पे आप जब फैक्टर थ्योरम से डिवाइड करोगे तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। देखो फैक्टर थ्योरम में वही है, ऐसे आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, जो आप लोगों ने सीखे हैं
इसको इससे डिवाइड करना है x+1 से, और ये डिवीज़न आपको आते हैं, आप इसे डिवाइड करना है ना। फाइनली डिवाइड करने के बाद इससे देखना रिमाइंडर क्या आ रहा है। ओके, सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू पता करना है इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है, जो मतलब एक नंबर दिया हुआ है k, उसकी वैल्यू पता करना है। कब पता करना है, जब x-1 क्या है, फैक्टर है इन सभी पॉलिनोमियल का। तो उसने पहले ही बता दिया है पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है क्या है, रिमाइंडर आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमने अगर यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो कितनी है, 1। तो p(1) मैं निकालूँ किसके लिए, इसके लिए, तो x² प्लस x प्लस सॉरी देखो, p(1) निकालना है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, नहीं पता है। अब हम लोग को क्या पता है कि ये इसका फैक्टर है, तो जब आपने p(1) निकाला तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो अब इसको 0 के इक्वल हमने इक्वेट कर दिया, तो ये 1 कितना हो गया, k की वैल्यू कितनी हो गई, 1+1, इसको उधर भेज दिया -2। ओके, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। ठीक है, सो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको p(1) निकालना है, फिर x की जगह पे सारी 1 रख दो और उसको 0 के इक्वेट कर दो और k की वैल्यू निकाल लो, है ना। फैक्टर थ्योरम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जब आप मतलब कॉम्पिटिटिव बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनका लेवल थोड़ा हाई होगा, तो वो क्वेश्चंस करने में आपको और अच्छा लगेगा। ओके, सो ये समझ में आया यहाँ पे। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फैक्टराइज। अब क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। अब वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट लगाना है आपको, जिस भी बेसिस पे हो जाए। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले पे लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ से पहला ही एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। 12x² - 7x + 1। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सोचना है कि -7 को कैसे ब्रेक करूँ। अब यहाँ पर आपको पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, ये और ये। तो बेसिकली 12 लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 12, और ये कितना है, 1, तो इंटू 1, तो कितना आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -7। तो देखो, मैंने तो ऐसा नंबर सोच लिया। क्या नंबर सोचा मैंने सोचा है, अगर मैं 7 को ये दो नंबर में स्प्लिट कर दूँ, एक -4 और एक -3, तो देखो इन दोनों को ऐड करो, -4 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -7। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो, तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो बस अब आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है आगे का काम। तो लेट मी इरेज दिस ऑल क्विकली। ओके, लेट्स सॉल्व इट। सो यहाँ पे मैं स्प्लिट करता हूँ, 12x², इसको मैंने लिखा -4x, -3x और +1। ओके, अब इनमें से कॉमन लेना है, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि इसमें x है और इसमें x² है, तो x कॉमन आ रहा है, उसके साथ 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने दोनों से क्या कॉमन लिया, 4x। तो इसके पास कितना बचा, इसको 4x से डिवाइड करो, इसके पास बचा 3x, इसके पास कितना बचा, 1। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है,
इन दोनों से देखो आपको यही ट्राई करना है कि ये टर्म उस जो अगले टर्म को हम लोग कॉमन लेंगे उसके इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन ले लूँ, तो देखो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में कॉमन हो गया। अगर वही आप नॉर्मली 1 कॉमन ले लेते, देखो जहाँ पे अगर आपको कोई कॉमन लेने के लिए नहीं मिले तो आपको वहाँ से 1 कॉमन ले लेना है। और आपको देखना है कि अगर माइनस कॉमन लेने से आपका ऐसा नंबर बन रहा है तो आपको -1 कॉमन ले लेना है। देखो मैंने -1 कॉमन लिया तो दोनों में ये सेम हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस ये लिख देना है 3x - 1 और 4x - 1 हो गया, फैक्टराइज हो गया। ये समझ में आया कि कैसे सॉल्व करेंगे। फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया था, मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ, 3x - 1 और 4x - 1। अब आप बोलोगे सर आपके आंसर सही है या गलत, वो कैसे हम चेक करें? सो आप वो चेक कर सकते हो कैसे, आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है तो हम चलो एक नंबर ले लेते हैं। ये दोनों इसके फैक्टर है, देखो 2 फैक्टर हो गए इसके, और दोनों की जो ये है डिग्री है वो इससे छोटी है, 1 है, जबकि जो रियल नंबर है उसकी 2 है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1/4। अगर मैं f ऑफ 1/4 निकालूँ इसके लिए तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो निकाल के देख लेते हैं। सो लेट्स सी, 12 × 1/4 -7 × 1/4 +1, इसको सॉल्व करना है। तो ये इससे गया कितने टाइम में, 3 टाइम में। सॉरी गलत कर दिया। 12 × x² तो 1/16 होगा यहाँ पे 7 × 1/4 और +1। नाउ सॉल्व इट। तो ये रिड्यूस हो गया कि ये 4 से गया कितने टाइम में, 4 टाइम में, और ये 4 से गया 3 टाइम में। तो ये 3/4 है ना, 3/4 -7/4 और +1। तो पहले इस 1 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर तीनों का एलसीएम कितना आएगा 4, ये कितना हो जाएगा